सियासत पर फिल्म बवाल लाती है और फिल्मी सियासत सवाल लाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बंगाल से नॉन एनडीए दलों के लिए निकली एक चिट्ठी सियासत गरमा रही है। चिट्ठी का सार केंद्र सरकार को एक तरफा बेलगाम और बाकियों को चौतरफा घिरा बता रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी सरकार भेदभाव करती है। सीएम गहलोत ने इस पर न केवल अपनी हामी भरी बल्कि याद भी दिलाया कि वो तो हमेशा से ये ही कहते रहे हैं। ऐसे में फिल्मी हो चली सियासत कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सवाल संविधान से जुड़ा, सवाल दलों की मंशा पर टिकी जनता की हसरतों का। आज इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, संविधान सर्वोपरि है, इसमें किसी को कोई शक नहीं, इसमें शक की गुंजाइश भी नहीं है। तो उसमें हर एक चीज तय कर दी गई है। ऐसे में भेदभाव संभव कैसे है? अगर हुआ है तो वो भी खंगालने की कोशिश डिबेट के दौरान। सवाल नंबर 2, राज्यों के फंड रुकने का जिम्मेदार कौन है? देखिए, फंड जारी होने का एक प्रोसेस होता है। एक पर्टिकुलर टारगेट पर्टिकुलर टाइम में खत्म कीजिए, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए, उसके बाद आगे की राशि जारी हो जाती है। अब ऐसे में क्या जबरदस्ती केंद्र की ओर से फंड रोका जा रहा है या फिर राज्य अपने हिस्से का काम समय पर पूरा नहीं कर पा रहे और यह फंड रुकने की वजह है? यह एक अहम सवाल आज रहेगा। और सवाल नंबर 3 कि अगर प्रदेश सरकार को अपनी योजनाओं को गति देने में, चलाने में केंद्र से मदद नहीं मिल रही है तो कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जाता? अहम सवाल जिन पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अरुण शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। और ओम सैनी जी, कहते हैं सिक्का उछालिए, हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50 चांसेस हैं। किसी पर आरोप लगाने हैं, 50-50 चांसेस हैं। कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सच्चा और कोई भी झूठा हो सकता है। अब यह एक ऐसा मामला है जिसमें अब तक कोई भी दल कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंचा। हित तो जनता का प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वप्निल आप, लेकिन साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात है कि जो कर व्यवस्था जीएसटी के माध्यम से बदली है उसकी वजह से कोर्ट इस पे कोई फैसला दे, इसके लिए बहुत सारे उपबंध लगे हैं जो बड़ा मुश्किल काम है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा भुगता है अपने जीएसटी के हिस्से को हासिल करने के लिए, वो कोविड के वक्त में। जैसा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते रहे हैं, अगर डिले करके आपको कुछ पैसा मिलता है तो उससे योजनाएं किस तरीके से आगे बढ़ेंगी या रुक जाएंगी ये भी हम जानते हैं। और संविधान में ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि जो वित्तीय संबंध होंगे राज्य और केंद्र के कैसे होंगे, लेकिन जीएसटी के लागू होने के बाद में इनसे बड़ा अलग सिलसिला बना है। पेट्रोल और डीजल का जो एक सारा सिलसिला है उसमें राज्य सरकार भी उसी से पैसा हासिल करने के लिए एकमात्र जरिया रह जाता है और केंद्र के पास में तो है ही। तो ऐसी स्थिति में जो 35 रुपए में पेट्रोल या डीजल मिल सकता है 1 लीटर, वो आज हमें 90 या 100 रुपए में देना पड़ रहा है। तो अगर इसकी अर्थमेटिक को समझा जाए, जो अर्थमेटिक है, जो इसका सारा जाल है, अगर उसको समझा जाए तो पता लगेगा किस तरीके से राज्य जो है वो अपने आप में दबे हुए हैं। और जब तक आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में कुछ बात कहेंगे तो उसका कई सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के पास में सबसे बड़ी ताकत रही है राजस्थान के सांसद, वो 25 सांसद जो एक पार्टी के इलेक्ट होकर के गए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास, वो अगर दबाव डालते केंद्र सरकार के ऊपर तो राजस्थान की ये सब संकट नहीं होते। लेकिन जैसा राजनीति में भाईचारे का सिलसिला तो है नहीं, और अब जो एक अलग अलग धाराएं चल रही है, एक बहुसंख्यक समाज समन्वयवादी हो रहे हैं, दूसरे समन्वयवादी हो रहे हैं। तो ऐसी सोचने की बात है, समन्वय नहीं हो रहा। उड़ीसा जैसा राज्य जिसमें अब भी विकास की अपार संभावनाएं हैं और कई सारी फैक्टर्स वहां पर काम करते हैं, वो इस तरह के आरोप नहीं लगाती। या फिर साउथ के कई स्टेट्स हैं, वो ये नहीं कहती कि केंद्र हमें समय पर पैसा नहीं दे रहा या केंद्र हमें बराबर पैसा नहीं दे रहा। किस्म का है
उत्तरी भारत की राजनीति और उत्तरी भारत के राज्यों के साथ में केंद्र के जैसे संबंध हैं वो बड़े जग जाहिर हैं। गुजरात का सिलसिला हो, मध्य प्रदेश का सिलसिला हो, यूपी का सिलसिला हो या हरियाणा का सिलसिला अलग होगा, लेकिन अगर राजस्थान का सिलसिला होगा, पंजाब का सिलसिला होगा या और दूसरे हिस्सों का सिलसिला होगा तो या बिहार का सिलसिला होगा तो अलग सिलसिला होगा। ये हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इतना सहज नहीं है ये कह देना कि ये सब कोई मजाक नहीं है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अगर कहा कि हम ममता दीदी के साथ में अत्याचार हो रहा, ये अलग बात है कि ममता जी खुद उधर एक वक्त में एनडीए में बैठ करके सारा लाभ उठाती रही, आज गाली दे रही हो तो अलग बात है। लेकिन अब जब वो पिट रही हैं इस तरीके से इन संबंधों के चलते हुए, तो निश्चित रूप से जो चिट्ठी उनकी सारे राज्यों के पास में पहुंचेगी तो एक जरिया है ये यूनाइट होने का, और राजनीति में इसी तरीके से गठबंधन बनते हैं और लड़ाइयां प्रारंभ होती हैं। तो मुझे लगता है ये है कि ममता जी को शायद इस चुनाव के साथ में सीख मिली है कि सिर्फ शेरनी बनने से काम नहीं चलता है, साथ साथ में चालें भी चलना आना चाहिए। ठीक है, तो वो चाल शायद उन्होंने चली है। ये अब देखिए नतीजा क्या होता है। ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, आज सीएम ने ट्वीट कर कुछ इमेजेस शेयर की हैं और हर एक इमेज को देखकर ये लगता है कि हाँ, केंद्र ने अपनी जिम्मेदारियों को प्रदेश के ऊपर झाड़ा, प्रदेश के ऊपर छोड़ दिया और फिर पूरी मदद भी नहीं हो पा रही। स्वप्निल जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि उड़ीसा जैसे राज्य, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी नहीं हैं और वहां से इस तरह की कोई शिकायत हमको देखने को नहीं मिलती है। अभिषेक जी, मैं आंकड़ों के आधार पर बात करूंगा स्वप्निल, क्योंकि अभी ओम सैनी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने बोला है, स्वप्निल जी,